चलिए वो आपकी जिम्मेदारी। महाकवि बाण भट्ट का परिचय, बाण भट्ट का वंश वृक्ष लिखिए, बाण भट्ट का वंश वृक्ष। ऊपर लिखेंगे क्या, वश्य, उसके बाद कुबेर। चलिए हम लिख रहे हैं, चलिए आप लोग लिखेंगे वश्य, कुबेर, वंश वृक्ष लिख दीजिए, नहीं परिचय लिख दीजिए जो लिखिए। देखिए वंशावली, बाण महाकवि बाण भट्ट का परिचय या बाण भट्ट का वंश वृक्ष। देखिए पहला क्या हो जाएगा, चलिए लिखिए सब लोग, वत्स्य, वत्स्य, कुबेर, हाँ वंश बोले हैं, कुबेर। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाशुपति, पाशुपत, पाशुपत। उसके बाद क्या हो जाएगा, अर्थ, अर्थपति, अर्थपति के बाद आपके हो जाएंगे क्या, चित्रभानु, चित्रभानु, चित्रभानु। तब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बाण भट्ट, बाण भट्ट। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, भूषण भट्ट, भूषण, भूषण भट्ट। ठीक, इन्हीं को क्या कहा जाए, पुलिन भट्ट भी कहा जाता है, पुलिन, पुलिंद भट्ट ना, एक पुलिंद भट्ट है और एक पुलिन भट्ट भी कहा जाता है। पुलिन भट्ट यहाँ पहले हम बता रहे हैं, निवास, निवास, हाँ निवास लिखिए, उसी का भी निवास वैसे लिखिए जैसा बाण भट्ट चल रहा है ना। निवास लिखेंगे, सोन नदी, सोन नदी को सोन नदी कहा जाता है आजकल। सोन नदी के पास एक ग्राम है क्या, प्रीतकूट, प्रीतकूट नामक ग्राम। लिखिए निवास, हाँ सोन नदी लिखिए ना, उसी का आगे लिखिए प्रीतकूट नामक। सोन नदी के पास एक गांव क्या है, प्रीतकूट, प्रीतकूट नामक ग्राम। नीचे कोष्टक में, वर्तमान में शाहाबाद आरा जिला, आरा आगरा, वो बिहार, आगरा नहीं, आरा कहाँ है, बिहार में। वर्तमान में, वर्तमान में शाहाबाद, शाहाबाद आरा बिहार, इस समय कहाँ है, आरा बिहार में स्थान। आरा जिला है ना, वो तो करें आरा बिहार में है। ठीक, चलिए राजाश्रय लिखिए इसके आगे, राजाश्रय। चलिए राजाश्रय, सम्राट हर्ष के सभा पंडित, किसके, सम्राट हर्ष के सभा पंडित, सम्राट हर्ष के सभा पंडित, सभा पंडित। पितामह अर्थपति, पितामह अर्थपति, पिता चित्रभानु, यहाँ तक हो जाए बताइएगा। पिता कौन है, चित्रभानु। माता का नाम लिखिए, माता राजदेवी, राजदेवी। गुरु, गुरु माता राजदेवी लिखे आप लोग ना। गुरु, एक गुरु भरु या भर्सु, दो चीज़ है, दो है ना, या एक है यहाँ देखेंगे भर्सु, एक ही लिखा जाएगा इसे भर्सु, भर्सु, और एक या भर्सु है, यहाँ देखेंगे भा आधा ता सु, भर्सु। ठीक, भरु और भर्सु। पत्नी लिखिए, पत्नी, बहारियम पत्नी। कवि मयूर भट्ट की बहन, कवि मयूर भट्ट की बहन, मयूर भट्ट की बहन। बहन के नाम नहीं पता है। नहीं, इनका पुत्र लिखिए, पुत्र लिखिए, अभी हम बता रहे, लिखिए पुत्र, लिखिए पुत्र, पुत्र के भूषण भट्ट,
पत्नी लिखिए नाम इनका कवि मयूर भट्ट की बहन जो थी इनकी पत्नी थी। ठीक, आगे लिखिए पुत्र, पुत्र भूषण भट्ट, कोष्टक में लिख चाहे पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट, यही जो लिखे हम लोग ना, यही है। आगे लिखिए बहन मालती, मालती मालती। और इनके लिखिए बाण भट्ट के दो भाई थे इनके, कौन कौन? चित्रसेन और मित्रसेन। लिखिए चित्रसेन और मित्रसेन इनके दो भाई थे। ठीक, आगे लिखिए वंश या गोत्र, वंश आब्लिक गोत्र, वंश आब्लिक गोत्र। वत्स्यायन, वत्स्यायन, वत्स्यायन आब्लिक वत्स्य वंश, वही जो ऊपर लिखे ना वत्स्य वंश, कोष्टक में लिख लेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण। उसके आगे आप अगला हेडिंग डालेंगे उपासक, उपासक लिखेंगे क्या? शिव, उपासक हो जाएगा शिव। बाण भट्ट की रीति, रीति लिखिए, रीति पांचाली रीति, पांचाली रीति। अब थोड़ा सा पॉइंट एक लिख लीजिए उसके नीचे, पहले एक समय लिखिए बाल्यावस्था में बाण भट्ट की माता का स्वर्गवास हो गया। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया। अगला पॉइंट देखिए 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया। अगला लिखिए, अगला पॉइंट राजा हर्ष ने इन्हें क्या कहा था? महानयम भुजंगा, महानयम भुजंगा बहुत चरित भ्रष्ट कहा। कोष्टक में क्या लिख लेंगे? बहुत चरित भ्रष्ट, भुजंगा विसर्ग लगा देंगे ना। ठीक, बहुत चरित भ्रष्ट कहा। भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट एकदम। और आगे लिखिए हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ था? उन्हीं के समय कहते हैं, इसका समय अंदाजा उसी से लगाते हैं। लिखिए, हाँ लिखिए हर्ष का राज्याभिषेक, हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ। अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ। अक्टूबर 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हुआ। और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ईस्वी में। अगला पॉइंट लिखिए हेंग सांग ने भारत का हेंग सांग ने 629 से 645 तक हेंग सांग है ना, इसे है आधा वाह है, नहीं गलत कर देंगे आप लोग, यही है पहले हा बनाएंगे, इसी में वाह है। हेंग सांग, ठीक, ये हा है ना, हा आधा हा है, ये वेंग सांग है, वेंग सांग। ठीक, ईसा पूर्ण ईस्वी में है। हेंग सांग ने लिखिए 629 से 645 तक भारत भ्रमण किया था।
भ्रमण किया था। अब लिखिए बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी पूर्वाद्ध। 7वीं शताब्दी पूर्वाद्ध। 7वीं शताब्दी पूर्वाद्ध। लिखिए बाण की रचनाएं। रचनाएं हम लिख दे रहे हैं ना, याद है सबको बाण की रचनाएं? हाँ, मुंह पचका वाला है। हाँ। 21 में पूछा गया था बाणभट्ट के कितनी गद्य रचनाएं? 2 रचनाएं। तो हमारा गलत हो गया, हम समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन अगर ना समझ में आए दोबारा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। हम क्वेश्चन ना पढ़े ऑप्शन पर ध्यान दे रहे थे ना, ऑप्शन पे ध्यान है, थोड़ा क्वेश्चन भी देखे आपने पूछा क्या, हमको समझ में क्यों नहीं आएगा, तो आपका सही हो जाएगा। चलिए लिखिए इसमें क्या हो जाएगा, मुँह से, यहाँ पहले इसको एक लिख लेते हैं, तो उसके बाद समझा देते हैं। मुँह से क्या है, मुकुट ताटक। चलिए यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं, पहला क्या हो जाएगा, मुकुट, मुकुट ताड़ितक, ये आपका हो गया। दूसरा क्या है, हर्ष चरितम। दूसरा आपका हो जाएगा हर्ष चरितम। ये हो गया मुंह से। च से चंडी शतक। च से आप क्या क्या हो जाएगा, चंडी शतक। और उसके बाद पा से क्या हो जाएगा, पार्वती परिणय। पार्वती पार्वती परिणय। और उसे का से कादम्बरी। आप इनकी रचनाएं कितनी हो गई, 5 रचनाएं। 5 रचनाएं आप लोग देखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, यह है क्या, मुंह चपका का से मुंह पचका कह सकते हैं। यह आपका किससे सही हो जाएगा, यह आपको पढ़ने की तरीका है। मुंह से मुकुट ताड़ितक, और हा से हरिश्चरितम, चा से चंडी शतक, पा से पार्वती परिणय, और का से कादम्बरी, जो हम लोग के सिलेबस में है। यहाँ देखें क्रम से यही 2 आपको उल्टा सीधा करना पड़ेगा। पहले हरिश्चरितम, तो क्या मुकुट ताड़ितक, तो उसके बाद चंडी शतक, पार्वती और कादम्बरी। ये आपका क्रम से हो जाएगा। क्रम से लिख लीजिए सर। चलिए क्रम से आप लोग लिख लीजिए। क्रम से लिखना चाहते हैं, पहला क्या हो जाएगा, हर्षचरितम ना। दूसरा क्या हो जाएगा, मुकुटा तटक। उसके बाद क्या हो जाएगा, चा से चंडी शतक, पा से पार्वती परिणय, और दा से कादम्बरी। ठीक, दा से क्या हो जाएगा, कादम्बरी। मुंह पचका कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, मुंह पचका। चपका कह सकते हैं, पचका कह सकते हैं ना। एक आपका मुंह पचका क्या हो जाएगा, यह याद करने के हैं। और हमू पचका से क्या हो जाएगा, क्रमांक। ज़्यादा खास इसमें क्या बात है, यहाँ लिखेंगे यह क्या है, नाटक। इनके कितने नाटक हो गए, 2 नाटक। एक है आपका मुकुट ताड़ितक और एक परिणय। ये 2 गद्य काव्य है, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। 2 क्या है, गद्य काव्य। प्रश्न 2016 में यही पूछा गया था, बाणभट्ट के गद्य काव्य कितने हैं। तो हम रचना तो 5 जान रहे थे, वहाँ हम 5 खोज रहे थे, 5 मिल नहीं रहा था, 4 तक दिया था। क्या ये है, ये गद्य काव्य यहाँ लिखते क्या, गद्य काव्य। ठीक, हाँ यहाँ भी गद्य काव्य लिख लीजिए, गद्य काव्य। ठीक, यहाँ देखेंगे मुक्तक काव्य क्या, जैसे आपका नित्य शतक है वैसे चंडी शतक किया, स्तुति की गई है।
यहाँ पार्वती प्रणय है। किसमें? गद्य काव्य में दो है, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। नाटक में दो हो जाएंगे, मुक्तक, दो नाटक हो गए, एक मुक्तक काव्य हो गया। देखिए पहला उपाधि कथन लिखे। उपाधि कथन वक्ता। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, लिख दे क्या? वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन। कौन कौन किस क्या क्या बाणभट्ट को कहा है? वश्यवाणी, इसको मिटा देना, इसको लिख ही लिए सब लोग। कवि हैं क्या? हर्षवर्धन है ना। चलिए वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती किसकी हो जाएगी? हर्षवर्धन। ठीक, चल दूसरा लिखिए। बाणस्तु पंचानन। बाणस्तु पंचानन किसका है? श्री चंद्रदेवा। लिखते रहे फटाफट ना। तो उसके बाद हो जाएगा बाणस्तु बाणः। लिखिए, बहुत पूछा जाता है आज प्रश्न। यह किसका हो जाएगा? जयदेव। लिखिए जयदेव। और उसके बाद कविता कामनी कौतुक। कविता कामिनी कौतुक। क्या है? कविता कामनी कौतुक किसका हो जाएगा? ये भी किसका है? जयदेव का। फिर इसके बाद आ गया आपका गद्य सम्राट। गद्य सम्राट किसका है? गद्य सम्राट ये है आपका बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय। वाणी वाणो बभुआ। वाणी वाणो बबुआ। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलते रहे। वाणी वाणो बबुआ किसका है? गोवर्धनाचार्य का। गोवर्धनाचार्य। ऑप्शन मिलने पे ही कविता तरु गहन विहरण मयूर। चलिए फिर बाणस्तु पंचानन किसका है? चंद्रदेव का। पंच बाणस्तु बाणा जयदेव का। कविता कामनी कौतुक जयदेव का। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय। वाणी बाणो बभुआ गोवर्धनाचार्य। कविता तरु गहन विरहण मयूरा किसका? वामन भट्ट का। कविता कानन केसरी चंद्रदेव का। तुरंग बाण आलोचक है तुरंग बाण का है ना। हर्ष नहीं था, कोई आलोचक है, नाम नहीं दिया गया है। तुरंग बाण। चलिए लिखिए आगे तुरंग बाण। पूछा जाएगा यही तुरंग बाण किसके लिए आया है? कालिदास, बाणभट्ट, ऐसा पूछा जाएगा, नाम नहीं दिया जाएगा। चलिए यहाँ देखिए क्या क्या हम लिखे। तुरंग बाण किसका है? आलोचक का। बाणः कवि नामी चक्रवर्ती किसका है? शोढल्य का। महानायकम भुजंगा हर्षवर्धन। यहाँ आपको कंफ्यूजन के लिए दो चीज देगा, हर्षवर्धन, श्री हर्षवर्धन। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। और गद्यम कवि नाम निकसम वदंती, यह किसका है? आलोचक का है। वाणो शिष्टम
सिस्टम जगत सर्वम, यह क्या है, समालोचक का है। भट्ट बाणस्य भारती, किसका है, गंगा देवी का। उसके बाद बाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, किसका है, धर्मदास का। चलिए यहाँ तक अगर हो गया तो आगे देखिए किससे, कादम्बरी के बारे में। कादम्बरी रचना किसकी है, कादम्बरी, कादम्बरी लिखिए, ऊपर डालिए कादम्बरी, लिखिए इधर लेखक बाणभट्ट, लेखक बाणभट्ट। काव्य विधा कथा, काव्य विधा क्या लिखेंगे, कथा। दो खंड हैं इसमें, लिखिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। काव्य विधा क्या है, गद्य है, यहाँ गद्य है, कथा है, कथा। पूछा जाए आख्यायिका है कि गद्य में भी कई होते हैं ना, आख्यायिका है, कथा है, क्या हो गया, कथा। कथा आख्यायिका में अंतर जानते हैं आप लोग, एक काल्पनिक होती, कथा जैसे वो काल्पनिक होती ना, आख्यायिका में सभी पात्र रहते हैं। चलिए लिखिए इसके आगे दो खंड लिखे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। दो खंड आगे लिखिए, पूर्वार्ध प्रथम, दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध कौन लिखे हैं, बाणभट्ट। उत्तरार्ध कौन लिखे हैं, उसे कोष्टक में लिख लीजिएगा। उत्तरार्ध लिखिए पुलिन भट्ट, कोष्टक में उसे डाल के लिख लीजिए, उसी के नीचे पुलिन भट्ट। और शुक्नाशोपदेश किसमें है, पूर्वार्ध। ठीक, इतना जानते रहे, शुक्नाशोपदेश किसमें है, पूर्वार्ध में। चलिए आगे लिखिए इसके, प्रधान रस श्रृंगार रस। उपजीव्य, उपजीव्य गुराज की बृहत कथा, लिखिए उपजीव्य गुराज की बृहत कथा। चलिए आगे लिखिए, नायक चंद्रपीड, नायिका कादम्बरी, सहनायक वैशंपायन, सहनायिका महाश्वेता। सहनायक कौन है, हाँ उसी को पुंडरीक भी, वैशंपायन का जन्म है ना, ठीक, मित्र या पुंडरीक उनके जन्म है ना। पहला जन्म पुंडरीक था, उसके बाद वैशंपायन का, उसके बाद शुक का। उनके पूर्व जन्म है, मित्र नहीं है, चंद्रापीठ के मित्र हैं। सह देखिए, सह नायक कौन है, वैशंपायन है। सह नायिका कौन है, महाश्वेता। विशिष्ट इसमें लिख लीजिए क्या है, 3 जन्मों की कथा। विशिष्ट में क्या लिखेंगे, 3 जन्मों की कथा है। रीति आप लोग लिख ही लिए, पंचाली रीति ना। और कादम्बरी में अलंकार लिखिए, कौन कौन अलंकार का प्रयोग हुआ ज़्यादा, मुख्य मुख्य लिख लीजिए। सबसे पहले कौन ज़्यादा अलंकार किए, विरोधाभास, श्लेष, श्लेष, परिसंख्या, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बस इतना लिखे, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। ठीक, और इसके बाद इसमें क्या क्या वर्णन, कादम्बरी में प्रमुख वर्णन क्या है, सुन लीजिए, चाहे लिख रहे हो तो लिख लीजिए। कादम्बरी में प्रमुख वर्णन, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, शुक्नाशोपदेश ही पढ़ना है। ठीक, तो इसमें सुन लीजिए, आप लोग लिखना ना चाहे सुन लीजिए क्या क्या है। शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चंडाल कन्या वर्णन, विंध्यावटी वर्णन, शबरसैन वर्णन, साल्मी वृक्ष वर्णन, जाबाली आश्रम वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रयुद्ध वर्णन, अक्षोत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन और कादम्बरी आदि। चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग। एक मिनट, सबसे पहले गद्य का किस वेद में प्रयोग मिला है, यह किस क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, किस वेद में मिला है।
वेद में किस वेद में, कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद। ये ऑप्शन लिख लेंगे क्या? यजुर्वेद। अब 2-4 क्वेश्चन हम आपसे लिखवा रहे हैं। कादम्बरी लिखिए। कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीय मुग्धा। लिखिए कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीय मुग्धा। लिखिए कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीय मुग्धा, विवाह के पश्चात स्वकीय मुग्धा। अब यहाँ हम बता दें आपको एक ट्रिक ना, लिख लीजिए। बताइए एक आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला ना, स्वकीय। देखिए विवाह से पहले परकीय मुग्धा, विवाह के बाद स्वकीय मुग्धा। मुग्धा नहीं होगा, मध्य होगा। मग्धा। एक पहले मुग्धा है, दूसरा मग्धा है, ठीक। और उसके बाद कोष्टक में लिखिए जैसे पूर्वाध में क्या है? परकीय है। जैसे क्या है? 2 खंड है ना, 2 खंड है आपके पास। पूर्वाध में अगर कादम्बरी का वर्णन आएगा तो परकीय रहेगी, अगर उत्तरार्ध में आए कादम्बरी का स्वकीय रहेगी, ठीक। हमारे यहाँ शुकनासोपदेश किसमें है? पूर्वाध में, इसीलिए वहाँ क्या माना था? परकीय माना था। हमारे यहाँ कहाँ है कादम्बरी? शुकनासोपदेश पूर्वाध में है। पूर्वाध मतलब विवाह नहीं हुआ था, उत्तरार्ध मतलब विवाह हो गया। शुकनासोपदेश क्या था? उपदेश तो दे रहे, तभी कहाँ विवाह हुआ था। उपदेश देंगे, राजगद्दी संभालेंगे, तब भाई युद्ध के लिए जाएंगे, आक्रमण करेंगे, तब होगा। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखे रहेंगे, दिमाग में रहेगा। सुनिए, कथा और आख्यायिका में दोनों अंतर। कथा में वक्ता स्वयं नायक अथवा कोई अन्य होता है। कथा में जो वक्ता होता है स्वयं नहीं रहता, कोई अन्य रहता है। और आख्यायिका में नायक स्वयं ही अपना कहानी बताता है। दोनों में अंतर जानिए। यहाँ कादम्बरी की कहानी कौन बता रहा है? बाणभट्ट बता रहे हैं ना, ठीक। वहाँ कह रहे हैं आख्यायिका में कहानी कौन बताएगा? स्वयं बताएगा, नायक स्वयं बोलेगा। तो जिन्हें हम आत्मकथा भी कह सकते हैं। आख्यायिका को क्या कह सकते हैं? आत्मकथा भी कह सकते हैं। कथा आत्मकथा में 2 अंतर होता है। आत्मकथा हम स्वयं अपनी बताएंगे, कथा कोई भी किसी की कथा बता देगा। दूसरा अंतर देखेंगे, आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों में होता है। आख्यायिका का विभाजन किस में होता है? उच्छ्वास। हर चरित्र में देखो उच्छ्वास है, और कथा का विभाजन नहीं होता है, ठीक। हाँ, और देखिए आख्यायिका में भावी अर्थ संकेत वक्रत और अपवक्रत छंदों में होता है, पर इसका कथा में इसका प्रयोग नहीं होता। और दूसरा, आख्यायिका की रचना संस्कृत में होती है, कथा की रचना अपभ्रंश अथवा प्रकृत में होती है। देखिए कादम्बरी जब लिख रहे थे बाणभट्ट, जब जान लिया हमारा अंतिम समय आ गया है, तो अपने उनके 2 पुत्र माने जाते हैं, 2 पुत्र, दोनों पुत्रों को बुलाया, कहे हमारा उत्तर कौन लिखेगा अगला। मतलब कहानी अधूरी थी। दोनों पुत्रों को बताया, कहें देखें कौन इसमें से श्रेष्ठ है ना। दोनों पुत्रों को बुलाया। एक सूखा पेड़ था, सामने क्या था? सूखा पेड़ था। उसी सूखा पेड़ के बारे में बताएं, कहें आप इसका संस्कृत बताइए। सूखा पेड़ था क्या? कहें इसका आप संस्कृत बताइए। अब दोनों लोग बताइए क्या क्या बता रहे हैं। कहानी पढ़े थे, राजा बोला था हाथी मर जाएगा, कोई इसको बताने नहीं आएगा, नहीं तो उसको मृत्युदंड मिल जाएगा। तो क्या हुआ थे, कभी गया, कहे हाथी का पैर नहीं उठ रहा है, उसकी सांसें नहीं चल रही है, वो हिल-जुल नहीं रहा है और खा भी नहीं रहा है। तो राजा कहे क्या हाथी मर गया? कहे महाराज हम नहीं कह रहे ना, वो ऐसा क्या है, वह कभी हो जाएगा। ऐसा 2 पुत्र थे उनके माने जाते, कहें दोनों को एक सूखा पेड़ दिखाए, कहें इसका अनुवाद करिए संस्कृत में। एक लोग बोले शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे। शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे मतलब एक सूखा वृक्ष सामने है। अनुवाद,
और दूसरा पुत्र कहा नीरस तरु बिलसति पुरता। दोनों लोग जब देखे, दोनों लोग का अनुवाद एक ही अर्थ होगा, हिंदी में अर्थ एक होगा, दोनों का अलग अलग। वही जैसे बताए नहीं, एक लोग कहे हाथी मर गया, दूसरा का हाथी का पैर नहीं हिल रहा है, सांसें नहीं चल रहा है, खा नहीं रहा है। तो वहीं तब बाणभट्ट इनको दी, जो बोला नीरस तरु बिलसति पुरता, इन्हीं को दिए क्या, पूरा करने के लिए। गद्य तरई, गद्य तरई में देखेंगे आप लोग सुबंधु, गद्य तरई के आगे लिखिए, पहला सुबंधु, आगे उनके वासोदत्ता, उनकी रचना है ना, वासोदत्ता। दूसरा लिखिए बाणभट्ट कादम्बरी, बाणभट्ट कादम्बरी, कादम्बरी है इनकी ना, दंडी का 10 कुमार चरितम, दंडी का क्या है, 10 कुमार चरितम है ना। दंडी सुबंधु बाण। चलिए आगे हम लोग थोड़ा और लिखते हैं इसमें, और क्या लिख, कादम्बरी में तीन जन्मों का नाम किसका किसका आता है, कादम्बरी में 3 जन्म किसका किसका। हाँ कादम्बरी, पहले कादम्बरी लिखी ना, तो हम बता दें किसका किसका। कई लोग का 2-2 जन्म हुआ था, किसी लोग का 3 जन्म हुआ था ना। लिखिए सभी लोग लिखिए, कादम्बरी में 3 जन्मों का नाम लिखिए। चंद्रापीड, ऐसे लिख लीजिए, पहले लिखिए चंद्रापीड ना, चंद्रापीड, आगे इसे बना लीजिए ना, ऐसे चंद्रापीड, आगे वैशंपायन, संपायन, वैशंपायन, तो वैशंपायन। फिर उसके बाद पत्रलेखा, पत्रलेखा, फिर उसके बाद इंद्रयुध, 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 इंद्रयुध है ठीक। उसके बाद चंडाल कन्या, यहाँ लिख लीजिए इसे, चंडाल कन्या, चंडाल कन्या है, चंडाल कन्या ठीक, चंडाल कन्या। चलिए अब आप लिखिए इसमें, अब आप लिखेंगे कादम्बरी में लिखिए, पहले इनका चंद्रपीठ का पहला जन्म क्या था, चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा, पहला इनका क्या था, चंद्रमा। दूसरा क्या है, चंद्रापीड़, चंद्रापीड़। तीसरा क्या है, शूद्रक, शूद्रक। ऐसे लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा ठीक, पहला दूसरा तीसरा। पहला जन्म है चंद्रमा, दूसरा चंद्रापीड़, तीसरा शूद्रक। वैशंपायन लिखिए, पहला जन्म क्या है, पुंडरीक, पुंडरीक, दूसरा जन्म वैशंपायन, पायन, वैशंपायन, और तीसरा जन्म सुख। और इनका लिखिए पत्रलेखा का पहला जन्म रोहिणी, रोहिणी, दूसरा जन्म पत्रलेखा ठीक, पत्रलेखा, 2 ये जन्म हुआ इनका, पत्रलेखा ठीक, पत्रलेखा। अब इसका लिखिए कपंजलिका, इंद्रयुध का पहला जन्म क्या हुआ था, कपिंजल, कपिंजल। दूसरा क्या हुआ था, इंद्रयुध, घोड़ा हो गए थे ठीक। और लास्ट में फिर क्या बन गए थे, कपिंजल ना, घोड़ा से जब पानी में कूदे थे बन गए थे ना, दुइये माना जाएगा। फिर लास्ट अपना पहला रूप पकड़ लिए थे ना, कपिंजल वाला। तो घोड़ा जाकर पानी में कूदा था, पत्रलेखा ले जाकर जब पानी में कूदी थी तो क्या बन गए थे, कपिंजल ना। दुइये लगी इसी का, दुइये जन्म माना जाएगा। और इनका क्या है, पहला जन्म क्या है, लक्ष्मी, और दूसरा क्या हो जाएगा, चंडाल कन्या। देखिए चंडाल कन्या, चंडाल कन्या ठीक। चलिए आप लोग देख लिए, चंद्रापीठ का चंद्रमा, चंद्रापीठ शूद्रक, वैशंपायन का पुंडरी, वैशंपायन शुभ, पत्रलेखा का रोहिणी, पत्रलेखा,
इंद्रायुध का कपिंजल इंद्रायुध, और चंडाल कन्या का लक्ष्मी और चंडाल कन्या। चलिए यहाँ आप लोग लिखिए पहले ना। चलिए यहाँ देखेंगे आप लोग, मम्मी पापा का नाम देखेंगे। तारा, चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या है? तारापीठ। माता का नाम विलासवती। वैशंपायन के पिता का नाम शुकनाथ, माता का नाम मनोरमा। कादम्बरी के पिता का नाम चित्ररस और माता का नाम मदिरा। महाश्वेता के पिता का नाम हंस और माता का नाम गौरी। और यहाँ देखिए पुंडरीक के पिता का नाम श्वेतकेतु, माता का नाम लक्ष्मी। अब यहाँ ट्रिक ज्यादा, इसमें हम लोग कंफ्यूज आते हैं ना। देखिए यहाँ देखेंगे, मदिरा मतलब दारू की बोतल ना, ठीक। ये क्या हो गई? मदिरा। क्या है? मदिरा ना। अब यहाँ मदिरा है तो यहाँ चित्र छपा रहेगा ना, इसे कुछ चित्र छपा है। मदिरा के बोतल में क्या है? चित्र छपा है। मदिरा अंदर, मम्मी अंदर, पापा ऊपर ना। ऊपर क्या है? चित्र छपा है, पापा। और मदिरा कौन है? मदिरा ये कौन हो गया? कादम्बरी के माता पिता। कादम्बरी की मम्मी हो जाएंगे मदिरा, मदिरा के पिता, उनके पिता क्या हो जाएंगे? चित्र, ठीक। अगर आप बोतल देखें, दारू की जान लीजिए कादम्बरी की मम्मी पापा, ठीक। मतलब मदिरा और चित्र। अब हंस देखेंगे, हंस कैसे? महाश्वेता कैसी है? महाश्वेता बहुत ज्यादा एकदम गोरी सुंदर, महाश्वेता। श्वेता नहीं कहा गया, क्या कहा गया? महाश्वेता ना। इसलिए इनके पिता का नाम क्या है? हंस। हंस कैसे होते हैं? गोर होते, एकदम सफेद होते हैं। और उनकी पत्नी कैसी है? गौरी है। ये गौर, इनसे ज्यादा गौरी ना। ये गोर नहीं है, इनसे ज्यादा गौरी। इन दोनों से जब पुत्री पैदा हो कैसे होगी? महाश्वेता। भाई ये हंस है और ये गौरी है, इनका पुत्र कैसा हो जाएगा? महाश्वेता। एकदम मतलब बहुत सुंदर, ठीक। अगर समझ में आ गया ठीक है, आगे बढ़े फिर। चंद्रापीठ की दासी पत्र लेखा या क्या करती थी? तंबूक करक वाहिनी। जवन जैसे से तंबूक हवा देते थे ना, पंखा चलाना, पंखा चलाना। तंबूल करक वाहिनी, तंबूल करक वाहिनी। और उसके बाद लिखिए महाश्वेता की महाश्वेता क्या हो जाएगा? तरलिका लिख लेंगे अगर, तरलिका, महाश्वेता का तरलिका। और उसके बाद आपका आ गया कादम्बरी का अनुचर कौन है? ये दोनों दासी थे। कादम्बरी का अनुचर क्या हो जाएंगे? केऊरुक लिख लेंगे, केऊरक, ठीक। चलिए इतना हो गया। ऐसे लिखेंगे आप लोग, कादम्बरी प्लस अण, कादम्बरी प्लस अण लिख देंगे। आगे लगेगा ये, कादम्बरी प्लस अण। और सुकनासोपदेश लिखिए, सुकनासोपदेश। कादम्बरी में अण प्रत्यय लगा है ना, अभी पूरा काम हम कर रहे हैं। अण प्रत्यय लगा दीजिए इसमें, बस इसे पूछा जाएगा कादम्बरी में कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय, ठीक। स्त्रीलिंग वाला अलग बनाएगा भी ना। अभी पूछा गया कादम्बरी में। सुकनासोपदेश लिखिए, सुकस्य नासा यु नासा यस्य। सुकस्य, सुकनासोपदेश में ना बहुव्रीहि समास है। सुकस्य नासा यु, सुकस्य नासा यु नासा अस्य असौ सुकनासा। यु नासा अस्य, अस्य है, अस्य यस होना चाहिए ना, यस असौ, अस्य असौ सुकनासा हो गया, ठीक। नहीं अभी, तो उसके बाद अगर तस्य उपदेशा भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? तब जो हो जाएगा तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। जरो
जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलयतमस्पृशे अजाये सर्गये स्थितिनाश हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इसमें देखेंगे प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालक करने वाले, सत्व गुण को धारण करने वाले, नाश करने वाले तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थित प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तीनों गुण कौन से हैं? सत्य, रज, तम। ब्रह्मा को नमस्कार। किसको नमस्कार किया गया? ब्रह्मा। इसमें कौन सा कादम्बरी में कौन सा नमस्कारात्मक है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक। इसमें निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। इसमें अनुप्रास यथा संख्या अलंकार है। ठीक। और बाण भट्ट ने कादम्बरी के मंगलाचरण के रूप में कितने पद लिखे हैं? 20। चलिए बस इतना ही। चलिए आज हम लोग, हाँ, हर सत्य में 21 है। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं ना। फिर इसके बाद कल से आगे हम लोग पूरा गद्यांश पढ़ेंगे।